Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक बहुत एक्साइटिंग फेज में एंटर करने वाले हैं, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 टू 1909. इसके बारे में आज हम जानेंगे. अब तक हमने मॉडरेट्स को पढ़ लिया है जो पिटीशन और प्रेयर्स में बिलीव करते थे. लेकिन एक क्वेश्चन कि अगर आप बार बार किसी अथॉरिटी से पॉलिटिकल रिक्वेस्ट करो और सालों तक कोई रिज़ल्ट ना मिले तो आप क्या करोगे? और वेट करोगे या फिर अपना अप्रोच बदलोगे? एग्जैक्टली यही इंडियंस ने भी सोचा और यहीं से शुरू होता है मिलिटेंट नेशनलिज्म. सो सबसे पहले हम समझते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि क्या होता है. मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब वायलेंस नहीं है. इसका मतलब है मोर असर्टिव, अग्रेसिव और एक्टिव मेथड अडॉप्ट करना टू अचीव स्वराज, है ना. एक असर्टिव, अग्रेसिव और एक्टिव मेथड यूज़ करना ताकि स्वराज हमें मिले, अचीव हो. सो एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि सिर्फ पिटीशन से फ्रीडम नहीं मिलेगी. लोगों को मोबिलाइज करना होगा, मास मूवमेंट बनाना होगा, सेल्फ रिलायंस डेवलप करना होगा. उन्होंने कुछ नया मेथड अडॉप्ट किया जैसे कि स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, है ना. अब जैसे एक एग्जांपल सोचिए कि आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को 5 बार एप्लीकेशन देते हो, कोई रिस्पांस नहीं है, तो आप स्टूडेंट को यूनाइट करते हो, है ना, प्रोटेस्ट करते हो, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो, कलेक्टिव प्रेशर बनाते हो. यही डिफरेंस था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में. अरबिंदो घोष ने कहा कि वी डू नॉट वांट रिफॉर्म, वी वांट फ्रीडम. ये लाइन पूरे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की कह सकते हो आप कि धड़कन, सोल थी. अब बात करते हैं मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, इनके मेथड्स और बाकी चीज़ों के बारे में डिफरेंसेस देख लेते हैं. सबसे पहले एम की बात करें तो मॉडरेट का एम सिंपल था कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का था कि वो चाहते थे कंप्लीट स्वराज. ओके. मेथड्स की बात करें तो मॉडरेट जो थे वो चाहते थे पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, ये मेथड्स यूज़ करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट ने स्वदेशी, बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस ऐसे मेथड्स का यूज़ किया. बिलीफ की बात करें तो मॉडरेट्स ब्रिटिश जस्टिस पर ट्रस्ट करते थे. एक्सट्रीमिस्ट सेल्फ रिलायंस और स्ट्रगल पे बिलीव करते थे. ठीक है. इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल की बात करें तो मॉडरेट कहते थे कि ब्रिटिश को समझ सकते हैं. एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को चैलेंज करना होगा. और सपोर्ट बेस की बात करें तो मॉडरेट लॉयर्स, एजुकेटेड एलीट्स थे इसमें, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट में स्टूडेंट्स थे, यूथ थे, मिडिल क्लास, ट्रेडर और कॉमन पीपल भी एक्सट्रीमिस्ट में जुड़े हुए थे. सो अब आता है कि व्हाई डिड एक्सट्रीमिस्ट इमर्ज, क्या वजह रही इमर्ज होने का एक्सट्रीमिस्ट को. सो अब क्वेश्चन है कि अचानक लोग इतने अग्रेसिव क्यों हो गए. इसका बहुत सारा रीज़न था. पहला कि फेल्योर ऑफ मॉडरेट, 20 साल तक पिटीशन हुई लेकिन रिज़ल्ट बहुत लिमिटेड रहे. यंग जनरेशन वो इम्पेशेंट हो गए. दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे थे, फेमीन आ रहा था, पोवर्टी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, तो लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश इंडिया को लूट रहे हैं, तो ये भी एक गुस्सा था. तीसरा कर्जन की पॉलिसी. लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट ले आए, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ले आए, पार्टीशन कर दिया बंगाल का. सो इन पॉलिसी ने लोगों में एक कह सकते हो कि बहुत गुस्सा भर चुके थे, ऑलरेडी लोग फटने को तैयार थे. फोर्थ है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस. अमेरिकन रिवॉल्यूशन देख रहे थे इंडियंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और सब से इम्पॉर्टेंट जापान डिफीट कर दिया था रशिया को 1905 में. और ये इवेंट इंडियंस के लिए बहुत इंस्पायरिंग था बिकॉज जापान की आर्मी छोटी थी रशियन के कंपैरिजन में, और फिर इन लोगों ने देखा कि यार अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं, है ना. सो एग्जाम्पल लो, जैसे एशियन ने पहली बार एक यूरोपियन पावर को डिफीट किया. इंडिया ने सोचा कि अगर जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं, है ना. फिफ्थ है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन से एक नई जनरेशन आई, कॉन्फिडेंट, असर्टिव और एक पेट्रियाटिक जनरेशन थी. सिक्स्थ है राइज ऑफ वर्नाकुलर प्रेस. न्यूज़पेपर जैसे केसरी, वंदे मातरम, मराठा, इन्होंने लोगों को पॉलिटिकली अवेयर बनाया. 7 है राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड यूथ. सो स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स जो थे दिस वन, स्टूडेंट और प्रोफेशनल एक्टिव पॉलिटिक्स में आने लगे. ये जनरेशन न सिर्फ रिफॉर्म नहीं, फ्रीडम चाहती थी. एंड 8 है स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. इंडियंस को लगने लगा कि हम अपने देश को खुद गवर्न कर सकते हैं.
सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल डिग्निटी ने एक्सट्रीमिज़म का एक कह सकते हो फ्यूल दिया उसे। अब बात करते हैं इनके लीडर्स कौन थे। इनके लीडर्स को याद करना ऐसा है कि लाल बाल पाल, कैसे आपको भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले थे बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, जिसको ना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं। उनका स्लोगन था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, ये लाइन हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है, ये हो गए लाल। ओके, लाल बाल पाल में बाल एंड लाल एंड पाल। ओके, सो ये पंजाब केसरी, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी और बॉयकॉट के ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। फिर आए बिपिन चंद्र पाल यानी पाल, जो बंगाल से थे। ये ना फायर ब्रांड थे बंगाल के, पावरफुल स्पीकर और राइटर थे। अरबिंदो घोष की बात कर लें, ये भी बंगाल से थे, फिलोसोफर और रिवॉल्यूशनरी थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के एडवोकेट थे। और इन 4 लीडर को कलेक्टिवली कहा जाता है लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसके जो हैं कुछ मेथड, जैसे कि कैसे जो है फेल्योर हुआ मॉडरेट्स का, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे राइज़ हुआ। ठीक है, इनके राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। फेल्योर ऑफ मॉडरेट, सबसे पहला रीज़न, इसके राइज़ का पहला रीज़न है कि मॉडरेट फेल हो गए। 1885 से लेके 1905 तक ना मॉडरेट्स ने क्या किया, पिटीशन, प्रेयर, अपील, मेमोरियल, डेलीगेशन, लेकिन रिज़ल्ट बहुत सिंपल था, लिमिटेड था। एग्जाम्पल सोचिए, आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को 20 एप्लीकेशन देते हो, लाइब्रेरी इम्प्रूव करो, हॉस्टल रिपेयर करो, फीस कम करो, और 20 साल के बाद भी ना कुछ ना हो, आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे कि रुक जाओ, अब हम तुम्हारी बिल्डिंग्स तोड़ेंगे, क्योंकि गुस्सा इतना आ जाएगा आपको, है ना। तो अब सिर्फ ना एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली यही इंडियंस ने भी सोचा। मॉडरेट ब्रिटिश जस्टिस पर बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन यूथ को लगा कि ब्रिटिश जो है ना वॉलंटियरली रिफॉर्म तो नहीं देने वाले। सो तिलक ने इसीलिए कहा कि स्वराज कैन नॉट बी अचीव्ड बाय बेगिंग फॉर इट मस्ट बी डिमांडेड एंड फॉट फॉर। ओके, और यही थिंकिंग ना एक्सट्रीमिज़म की फाउंडेशन बनी। उसके बाद इकोनॉमिक डिज़ास्टर एंड फेमीन भी एक रीज़न था। अब दूसरा रीज़न था इकोनॉमिक मिजरी। ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से हैवी लैंड रेवेन्यू, हाई टैक्सेस, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब हो रहे थे। आर्टिशंस और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ना बर्बाद हो रही थी, और ऊपर से फेमीन आया। 1890 में बार फेमीन आए, लाखों लोग मर गए थे, मतलब उनके डेथ हो रहे थे। तो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कुछ नहीं था, न्यूट्रल था। इनफैक्ट वो टैक्स कम ही नहीं कर रहे थे। अब एक एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि किसी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो, और घर के हेड जो हैं उनकी हेल्प करने के बजाय उनसे और पैसा मांगने लगे, तो कैसा लगेगा? एग्जैक्टली वैसे ही इंडियंस को ना ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ना ये कह सकते हो रिजेंटमेंट होने लगा। लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश रूल सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए है। उसके साथ साथ नहले पे दहला इस कर्जन्स की रिएक्शनरी पॉलिसी। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन पर। कर्जन को ना नेशनलिस्ट बहुत डिसलाइक करते थे, क्योंकि ना उसकी पॉलिसीज़ ही बहुत अजीब थी। पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑफिशियल रीज़न कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमको बंगाल को पार्टीशन करना होगा। डिवाइड एंड रूल था मेन रीज़न, तो है ना। ब्रिटिश बंगाल को ना रिलीजन बेसिस पर डिवाइड कर रहे थे, करना चाहते थे, कर भी दिए। एग्जाम्पल कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम को हराना मुश्किल हो तो क्या करोगे? उस टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। ब्रिटिश ने भी इंडियंस के साथ यही स्ट्रैटेजी यूज़ किया। कर्जन ने और भी लॉज पास किए। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, प्रेस रेस्ट्रिक्शंस, इन सब ने ना एजुकेटेड इंडियंस को और ज़्यादा एंग्री कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली ना बैन बन गया था, और स्पार्क ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी थे, जैसे कि इंडियंस ना दुनिया में हो रही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया था 1905 में। ये इवेंट ना हिस्टोरिकल था। पहली बार किसी एशियन कंट्री ने यूरोपियन पावर को डिफीट किया। इंडियंस ने सोचा कि अगर जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं, और ये इवेंट ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना सोर्स बन गया। और भी इंस्पिरेशन थे, जैसे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इरिस होम रूल मूवमेंट सब भी थे। और इन मूवमेंट ने ना इंडियंस को सिखाया कि फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना तो पड़ेगा, है ना।
इसके साथ साथ और रीज़न थे कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ना लास्ट फैक्टर है कि मॉडर्न एजुकेशन ने ना एक नई जनरेशन क्रिएट की जिसमें कॉन्फिडेंट था, एजुकेटेड थे, असर्टिव थे, पॉलिटिकली अवेयर थे। न्यूज़पेपर और पब्लिक मीटिंग ने लोगों को ना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनाया, है ना। लोग अपने राइट्स के बारे में जानने लगे, सोचने लगे। अब एक एग्जांपल से इमेजिन करो कि जब कोई स्टूडेंट अपनी राइट्स और यूनिवर्सिटी रूल्स को समझने लगता है तब वो ना अनफेयर ट्रीटमेंट को चैलेंज करता है। नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस एंड एग्जैक्टली यही इंडिया में हुआ। एजुकेशन ने इंडियंस को ये रियलाइज़ कराया कि हम इन्फीरियर नहीं हैं, हम खुद को गवर्न कर सकते हैं, और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल प्राइड जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी क्या थी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट एंड आइडियोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ओके, सबसे पहला था स्वराज, कि मॉडरेट्स रिफॉर्म मांग रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि नहीं, हमें रिफॉर्म नहीं, हमें हमारा राज चाहिए, हमें हमारा देश वापस चाहिए। तिलक ने कहा कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये पूरी जनरेशन की एस्पिरेशंस बन गई थी। एक एग्जांपल लो कि अगर आप अपने घर में रहते हो और हर छोटी चीज़ के लिए ना परमिशन लेनी पड़े तो आपको कैसा लगेगा? एक दिन आप कहोगे कि अरे मेरा घर है, मेरा डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूँ। यही स्वराज है। ठीक है, स्वदेशी की बात करने लगे कि स्वदेशी का मतलब है यूज़ इंडियन गुड्स। एक्सट्रीमिस्ट समझ गए थे कि ब्रिटिश रूल की स्ट्रेंथ है उनकी इकोनॉमिक कंट्रोल। अगर इंडियन ब्रिटिश प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर देंगे तो उनकी इकॉनमी पर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। एग्जाम्पल जैसे आज हम वोकल फॉर लोकल बोलते हैं, स्वदेशी उसी का ना अर्ली वर्जन था। इंडियन कपड़ा पहनना, इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, इंडियन बिजनेस को ना ग्रो करो। उसके बाद बॉयकॉट करने लग गए थे ये। स्वदेशी के साथ साथ आया बॉयकॉट, फॉरेन क्लोथ्स, ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करो। कई जगह ना फॉरेन क्लोथ्स की पब्लिक बॉनफायर करते थे, मतलब आग में जला देते थे, है ना। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी कंटिन्यूसली कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करे और लोग उसके प्रोडक्ट ना खरीदना ही बंद कर दे तो कंपनी का नुकसान तो होगा ना। एक्सट्रीमिस्ट ने भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ किया। नेशनल एजुकेशन, इसमें क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लॉयल क्लर्क बना रहा है और इसीलिए उन्होंने डिमांड किया नेशनल एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो इंडियन कल्चर, नेशनलिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाए। एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती, एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी और आपको कॉन्फिडेंस देती है ना। इसीलिए नेशनल स्कूल्स और कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए। फिर आता है पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब था कि गवर्नमेंट को ना अनजस्ट लॉ को पीसफुली अपोज करना, गवर्नमेंट के कुछ अनजस्ट लॉ को, जैसे स्ट्राइक्स करना, हड़ताल करना, रिफ्यूज़ल करना कोऑपरेट करने के लिए। जैसे लेटर गांधी जी ने भी इसी मेथड को डेवलप किया। एंड देन आता है सेल्फ रिलायंस। ये क्या है? इसमें ना एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि एक नेशन तभी स्ट्रांग बनता है जब वो खुद पर ना डिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली। ओके, अब बात कर लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल और एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ना बंगाल को डिवाइड कर दिया, है ना। वाई डिड ब्रिटिश डिवाइड बंगाल? ऑफिशियल रीज़न उन्होंने दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लेकिन रियल रीज़न तो हम सबको पता था कि डिवाइड एंड रूल है ना। ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट्स को वीक करना चाहते थे। अब एक एग्जांपल लो कि अगर क्लास के स्टूडेंट यूनाइटेड हैं और टीचर्स उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? ग्रुप बना देंगे। एग्जैक्टली यही ब्रिटिश ने किया। बंगाल को ना रिलीजन बेसिस पे डिवाइड कर दिया। नेशनलिस्ट ने इसे डेंजरस पॉलिसी माना। एंटी पार्टीशन एजिटेशन हुआ देश में। इसमें क्या हुआ कि इस डिसीजन ने, कह सकते हो कि खिलाफ पूरे बंगाल में ना प्रोटेस्ट शुरू हुआ। मीटिंग हुए, प्रोसेसन हुआ, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, स्टूडेंट, टीचर, विमेन सब ना पार्टिसिपेट करने लगे और यही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पहला लार्ज स्केल मास मूवमेंट बन गया। उसके बाद रक्षाबंधन मूवमेंट आया। इसमें क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक ब्यूटीफुल आइडिया दिया कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधेंगे। मैसेज क्या था? यूनिटी का, कि हम अलग नहीं हैं। एग्जाम्पल, जब किसी फैमिली को ना तोड़ने की कोशिश होती है तब फैमिली और ज़्यादा यूनाइट हो जाती है। बंगाल में भी वही हुआ। फिर उसके बाद वंदे मातरम।
वंदे मातरम मूवमेंट का ना वॉर क्राई बन गया, है ना। लोग रैलीज में गाते थे और इस सॉन्ग ने नेशनलिज्म को एक इमोशनल एनर्जी दिया। रोल ऑफ कांग्रेस आया कि कांग्रेस जो थे ना ने भी मूवमेंट को सपोर्ट किया। 1906 के कैलकाटा सेशन में ना दादा भाई नारोजी ने पहली बार कांग्रेस के स्टेज से स्वराज की डिमांड उठाई। कांग्रेस ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, ओके। एंड देन आया इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। सो इस मूवमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुए, जैसे पहले ना मास मूवमेंट बना, पीपल अक्रॉस क्लासेस यूनाइट हुए, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पॉपुलर हुई और फ्रीडम स्ट्रगल एलीट पॉलिटिक्स से मास पॉलिटिक्स बन गया, ओके। अब बात कर लेते हैं हम इसके स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में, ठीक है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की बात करें तो बंगाल पार्टीशन के बाद ना इंडिया ने डिसाइड किया कि अगर ब्रिटिश हमें डिवाइड करेंगे तो हम उनके प्रोडक्ट को ना बॉयकॉट करेंगे, और यहीं से शुरू हुआ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ओके। सो स्वदेशी क्या है कि स्वदेशी का सिंपल मतलब है कि अपना खरीदो, अपना बनाओ और अपना सपोर्ट करो। इंडियन क्लोथ्स, इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन बिजनेस, है ना। दूसरा बॉयकॉट था। बॉयकॉट क्या है कि ब्रिटिश के जो गुड्स थे उसको बॉयकॉट करो, जो उसके फॉरेन क्लोथ्स जो प्रोडक्ट्स हैं सब बॉयकॉट करो। एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी कंटिन्यूसली कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करे और लोग उसके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दे तो कंपनी का लॉस होगा, है ना। इंडियंस ने भी ब्रिटिश इकोनॉमी पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। अब आते हैं नेशनल एजुकेशन मूवमेंट क्या हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश एजुकेशन ना सिर्फ क्लर्क बना रहे थे। सो हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए थी जो नेशनलिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाए, और इसीलिए ना नेशनल स्कूल और कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए, है ना। इंडिजीनियस एंटरप्राइजेज़ की बात होने लग गई, जैसे स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ का प्रमोट किया गया, है ना। बंगाल केमिकल, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी हुई, टाटा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, है ना। कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे सॉन्ग्स, गाने, लिटरेचर, पोइट्री, फेस्टिवल्स, सब नेशनलिज्म का ना मीडियम बन गया। वंदे मातरम जो था मूवमेंट की ना जनगण मन हो गई, कह सकते हो। ऐसा कह जैसे आज हमारा नेशनल सॉन्ग, हम जो है किसी भी जगह हम अगर कहते हैं वंदे मातरम तो हमारे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जनगण मन सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। सो ये उस वक्त का था, कह सकते हो वॉर क्राई होता है ना, जैसे वैसा कुछ समझ लो आप, है ना। सो मास पार्टिसिपेशन हुआ, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, पहली बार जो है स्टूडेंट, वर्कर्स, विमेन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स सब ना पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे। नेशनल मूवमेंट एलीट पॉलिटिक्स से अब मास पॉलिटिक्स बनने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड स्वराज स्प्लिट्स के बारे में। सो अचीवमेंट क्या था, अचीवमेंट की बात करें तो नेशनल कॉन्शसनेस बढ़ी, सेल्फ रिलायंस प्रमोट हुआ, इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला, फ्यूचर मूवमेंट के लिए ना ग्राउंड वर्क रेडी हुआ। इनकी लिमिटेशन की बात करें सो मूवमेंट ना रूरल एरियाज़ तक ना कम्प्लीटली नहीं पहुंच पाया, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी वीक थी, गवर्नमेंट रिप्रेशन बहुत स्ट्रांग था और कंप्लीट बॉयकॉट तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन ना डिस्पाइट द लिमिटेशन स्वदेशी मूवमेंट ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का कह सकते हो एक टर्निंग पॉइंट बना। अब बात कर लेते हैं सूरत स्प्लिट की। तो अब आते हैं कांग्रेस के ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर। सवाल है कि जब दुश्मन बाहर हो तो सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है, इंटरनल डिवीजन का, और वही कांग्रेस के साथ हुआ। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच ना डिफरेंसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। मॉडरेट चाहते थे स्लो रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज़ करो, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इमीडिएट एक्शन लो, स्वदेशी करो, बॉयकॉट करो, मास एजिटेशन। सो 1907 के सूरत सेशन में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया था कि सेशन ही कोलैप्स हो गया। कांग्रेस ऑफिशियली दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब एक एग्जांपल लो, ग्रुप प्रोजेक्ट में दो लीडर अलग डायरेक्शन में काम करना चाहते हो। एक कहता है स्लोली काम करो, दूसरा कहता है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी लो। रिजल्ट क्या होगा कि ग्रुप स्प्लिट हो जाएगा। एग्जैक्टली वही सूरत स्प्लिट में हुआ। कंसिक्वेंसेस क्या हुआ कि ब्रिटिश बहुत खुश हुए इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड ओपोजिशन अब ईजियर है,
कंट्रोल करना, ब्रिटिश ने इमीडिएटली इस डिवीज़न का एडवांटेज उठाया। सो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था इस चीज़ को लेके? सबसे पहले रिप्रेशन, यानी अरेस्ट किया गया, डिपोर्ट किए गए, रेस्ट्रिक्शंस, प्रेस सेंसरशिप लगाया गया। दूसरा, इन्होंने रिफॉर्म लाए, मतलब कि जैसे कि आप कह सकते हो कि मॉडरेट्स को ना सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स दिए कि हाँ देखो, दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ करने को तैयार हूँ। डिवाइड एंड रूल की बात करें, सो कम्युनल डिवीज़न को इनकरेज करना, ये ना स्ट्रैटेजी फ्यूचर पॉलिटिक्स पर बहुत इम्पैक्ट डाला, है ना। सो शिमला डेप्यूटेशन की बात करें तो 1906 में आगा खान ने लीडरशिप में मुस्लिम लीडर्स को डेलीगेशन वाइसरॉय मिंटो से मिला। ठीक है, आगा खान के लीडरशिप में मुस्लिम लीडर्स का डेलीगेशन वाइसरॉय मिंटो से मिले। डिमांड क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली और ये कम्युनल पॉलिटिक्स की बिगनिंग थी। मॉडले मिंटो रिफॉर्म की बात करें, सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसका ऑफिशियल नाम था। फीचर यही था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हुए, बजट डिस्कस करने की राइट मिली, लेकिन ना कोई पावर वोट करने को नहीं दिया गया। जो फ्रेंचाइज बहुत लिमिटेड थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ओके, और इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये रिफॉर्म ना कम और डिवाइड और रूल ज़्यादा था, मतलब काम कुछ नहीं किया पर डिवाइड रूल ज़्यादा था। ओके, सो इफ़ वी कंक्लूड, एक लाइन याद रखना कि स्वदेशी मूवमेंट ना यूनाइटेड इंडियन, सूरत स्प्लिट, डिवाइडेड कांग्रेस। मॉडले मिंटो रिफॉर्म डिवाइडेड इंडियन पॉलिटिक्स, और ये 3 इवेंट मिलकर फ्यूचर इंडियन नेशनलिज्म का सेव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो 1 लाइन फॉर एग्जाम अगर बोले तो द स्वदेशी movement transformed Indian nationalism into a mass movement, while the Morley Minto reform sowed the seeds of communal politics through separate electorates. Okay, so thank you everyone. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, then do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.